हेलो भाई। ये कंसेप्ट सीरीज की अपनी ये दूसरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टोटल 6 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप एक बार इसको करने की कोशिश कीजिए। ये मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, ये हो गया। तो 6 क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस वीडियो में और इसको ऐसा देखेंगे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आती है। और अगर नहीं होता है तो फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या 5 2 6 20 7 C 33 से विभाज्य है तो तथा ए बी सी एक अभाज्य संख्या है तो 2A + 3B + C का अधिकतम मान ज्ञात करें। देखिए, पहले हम लोगों को कह रहा है कि 5 2A 6B 7C 33 से विभाजित है। 33 से विभाजित है, इसका क्या मतलब है कि यह 11 और 3 दोनों से विभाजित है। तो सबसे पहले हम 11 3 की विभाजिता देख लेंगे। क्या होता है 3 का विभाजिता, क्या होता है कि जिस संख्याओं का योग 3 से कटती है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3 का देख लेते हैं। 3 का कंडीशन क्या है 3 से, तो अगर योग करेंगे तो 5 2 7 7 6 13 और 13 7 20, तो 20 + A + B + C हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म रखें तो 18 तक कट जाएगा 3 से, तो 2 + A + B + C, मतलब ई 2 + A + B + C अगर 3 से कटती है तो ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, 11 के लिए क्या है रूल, 11 के लिए है कि संख्या के अल्टरनेट संख्याओं का योगफल का जो अल्टरनेट संख्याओं का योगफल का जो अंतर होता है वो 11 या 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + A + B + C, देखिए 5 + A + B + C, वैसे फिर अल्टरनेट करेंगे तो 6 2 8 8 7 15, अगर इसको घटा देंगे 15 तो कितना आ जाएगा A + B + C बराबर, सॉरी माइनस, बराबर नहीं है -10। ठीक है, तो इसका वैल्यू मुझे या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 रखते हैं, इसका वैल्यू अगर 0 हमको चाहिए तो A + B + C तीनों का वैल्यू मुझे 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 11 का मल्टीपल चाहिए तो A + B + C का वैल्यू मुझे 21 लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इधर देखेंगे 3 के मल्टीपल की जब बात आती है, अगर A + B + C के वैल्यू अगर हम 21 रखते हैं तो 21 और 2 23 जो 3 से विभाजित नहीं है, तो हम यहाँ पे 21 नहीं ले सकते। ठीक है, अब बात आती है 10 की। 10 एक बार चेक कर लेते हैं, तो अगर 10 रखते हैं A + B + C, 10 2 12 हो जाता है, जो 3 से 3 चौका 12 डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A + B + C का वैल्यू है वो 10 है। अब हम मुझे निकालना क्या है, 2A + 3B + C का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ये बात ध्यान रखें, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और ये क्या है, ए बी सी अभाज्य संख्या है। तो ए बी सी अभाज्य संख्या है जिसका योग 10 है, तो हम अभाज्य संख्या पर लिख लेते हैं कौन कौन होता है। अगर जिसका योग मुझे 10 पुराना है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम कौन संख्या हम ले सकते हैं सबसे बड़ा, लेने के लिए हम 7 ले सकते हैं। लेकिन 7 अगर हम एक संख्या ले लेंगे तो फिर 2 संख्या मुझे ए और बी ऐसा रखना पड़ेगा अभाज्य, जिस तीनों को योग करने पे जो 10 पूरे, तो 7 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि योग करेंगे तो 7 10 से ऊपर चला जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या हम ले लेते हैं बी, क्योंकि बी में 3 से गुना है, हमको मैक्सिमम निकालना है, इसलिए हम बड़ा संख्या बी को लेंगे 5। उसके बाद 3 ले लेंगे ए को, उसके बाद सी को 2 ले लेंगे। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 5 जाए 15 प्लस 3 गुना 6 प्लस और सी की जगह 2, तो 15 6 21, 21 और 2 23। ठीक है, तो ये 23 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्षय और लक्ष्य क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिंदु P से Q तक 195 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अक्षय पहले Q पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और R पर लक्ष्य से मिलता है। P और R तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दो धावक है, अक्षय और लक्ष्य। अक्षय का स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात आपको पता होगा, जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड बटवन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन जब टाइम कांस्टेंट हो
तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड का रेशियो होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसमें तो टाइप बोल रहा है कि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू किए हैं और एक ही समय पर आकर रुकता है, तो मतलब टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट था। तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो, जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो हम इसको काट दे रेशियो को, ये हो जाएगा 3 से काटे 3 8 24 और 3 5 15, हो गया ना भाई। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5। ठीक, या आप वैसे ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो ये अक्षय चल रहा है यहाँ से, मतलब जितना समय में ये 8 यूनिट दूरी तय करता है उतने ही समय में लक्ष्य 5 यूनिट दूरी तय करता है। ठीक है, और यहाँ नीचे लक्ष्य लिख देता हूँ। अक्षय पहले यहाँ पहुँचा Q तक और फिर रिटर्न आया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आके, और तो लक्ष्य यहाँ तक पहुँचा। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, अक्षय स्पीड चल रहा है तो इसलिए अक्षय पहले गया और क्यू तक पहुंचा, क्यू तक। ठीक है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, जो ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये क्यू है। ठीक है, क्यू तक पहुंचा और फिर रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया तो यहाँ पे आके ये दोनों सेम पॉइंट में मिले। समझ लो कि आप ऐसे समझिए कि ये पी से गया अक्षय, यहाँ पे क्यू तक पहुँचा, पहुँचने के बाद तुरंत रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे आ रहा था तो इधर से जो लक्ष्य वो भी जा रहा था, यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अक्षय और लक्ष्य मिलकर टोटल कितना दूरी तय किया है। इतना दूरी पी से क्यू तक की दूरी कितना है, 195 किलोमीटर। लेकिन दोनों का अगर मिला के देखा जाए तो ये इसके दोगुनी दूरी तय की है, कि एक बार गया है एक बार आ गया यहाँ तक, दोनों मिला के। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 195 गुणे 2। ठीक, आप पूछ रहा है कि जो लक्ष्य है कितना दूरी तय किया, तो दोनों मिला के कितना दूरी तय किया है, 8 यूनिट दूरी तय किया है ये अक्षय, और लक्ष्य 5 यूनिट दूरी तय किया है। तो 13 यूनिट के वैल्यू दिया हुआ है, 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट के वैल्यू दिया हुआ है 195 गुणे 2। लेकिन हमको निकालना है किसका, लक्ष्य का। तो लक्ष्य कितना चला है, 5 यूनिट। भाई 5 यूनिट चला ना यहाँ तक, ये तो गया पहले यहाँ गया फिर यहाँ तक आया, तो ये टोटल 8 यूनिट चला। अब फिर इतना दूरी चला तो ये 5 यूनिट चला। तो 13 यूनिट के वैल्यू 195 गुणे 2, तो 5 यूनिट के निकल जाएगा। 5 यूनिट निकालेंगे तो 5 यूनिट का अगर हम निकालें कितना हो जाएगा, 195 गुणे 2/13 इंटू 5। 13 से काटेंगे तो 13 1 13, 13 5 65, 15 5 75 हो जाएगा, और 10 ये हो जाएगा 150। तो 150 किलोमीटर की दूरी तय किया है कौन, ये लक्ष्य। ठीक है, इसी का निकालना था मुझे, लक्ष्य का ही निकालना था ना। हाँ, लक्ष्य निकालता। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 7 से छोटा है और क्यू आर 14 से बड़ा है, तो निम्नलिखित में से सही संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका कोई भी दो भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु क्या होता है, जिसका कोई दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो। दो कोण बराबर होगा तो दो भुजा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, या दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लिया पी, सॉरी ये पी, ये क्यू और ये आर मैंने लिख लिया। ठीक, और ये बोला है पी क्यू बराबर 7, पी क्यू 7 से जो है ये 7 से छोटा है। ठीक है, और क्यू आर बता रहा है 14। देखिए, पहली बात है कि किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए जो बनता है ट्रायंगल, उसके लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने मान लिया भुजा ए है, एक भुजा की लंबाई बी है और एक भुजा की लंबाई सी है। तो जो बी भुजा होगी उसका जो लेंथ होगा वो ए प्लस सी से छोटा होगा और ए माइनस सी से बड़ा होगा। ये आपको पता है, ये मुझे लगता है कि आपको पता होगा ये चीज़, पता है ना भाई। जो जो बीच वाली जो कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, जैसे कि हम ए ले लिए, तो ए का जो लंबाई होगा वो बी प्लस सी से छोटा होगा और बी माइनस सी से, सॉरी बी माइनस सी से बड़ा होगा। ठीक, यहाँ पर ये समझने वाली बात है थोड़ी। ये मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि क्यू आर ले लिए। ठीक है, यहाँ 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और पी क्यू प्लस पी आर। ठीक, और पी क्यू माइनस पी आर आर पी। ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बोला समद्विबाहु है, तो
एक केस में हम ये मान सकते हैं कि पी क्यू और पी आर बराबर है, एक केस में, ठीक है। एक में हम ये मान सकते हैं कि जो क्यू आर है वो पी आर के बराबर है, ठीक। अगर पहला केस हम लेते हैं पी क्यू पी आर के बराबर है, तो ये 7 से छोटा है पी क्यू, है ना भाई, तो पी आर भी 7 से छोटा हो जाएगा, तो दोनों का योग जो होगा वो भी 14 से छोटा होगा। ये भी 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, तो दोनों का जो ऐड करेंगे तो ये भी 14 से कम हो जाएगा। लेकिन जो इसका चाहिए, जो जो दोनों का योग होना चाहिए 14 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू आर के वैल्यू 14 दिया हुआ है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले माना कि पी क्यू पी आर बराबर है, गलत हो जाएगा। तो फिर दूसरा सिनेरियो आता है, तो क्यू आर बराबर पी आर हो जाएगा, तब इस पर सेटिस्फाई करेगा। एक बार देख लेते हैं कैसे सेटिस्फाई करेगा। देखिए पी क्यू मैंने मान लिया यहाँ पे, और तो ये पी आर प्लस क्यू आर से छोटा होगा, और पी आर माइनस क्यू आर से बड़ा होगा, ठीक। तो पी आर और क्यू आर के मैंने माना है कि एक बराबर है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 14, तो मैंने 14 रख लिया, तो 14 माइनस 14 तो 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा है पी क्यू, ठीक। और पी आर और प्लस क्यू आर 14 14 28, तो 28 से छोटा हो गया, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि पी क्यू वैल्यू जो है वो 7 से कम है। 7 से कम होगा ना भाई, तो 6 5 4 3 2 इसे कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने सेकेंड वाला एजम्पशन माना है वो सही है, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर क्यू आर, जो थर्ड ऑप्शन है आपका ये, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मेन रोल था इसका कि जो दो भुजाओं का जो योग होता है, जो एक जो सिंगल भुजा होती है वो दो भुजाओं के अंदर से बड़ा और दो भुजाओं के योग से छोटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कॉट थीटा का एक फॉर्मूला है, कॉट ए माइनस बी पे, ठीक है। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एक कॉट, मैं इसको अगर हम लिखना चाहें फार्मूला के रूप में तो क्या हो जाएगा, कॉट 320 माइनस 310 हो जाएगा ना भाई। ये जो फार्मूला लिखा है इस पर ये सिर्फ सेम फार्मूला बैठा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट 10 डिग्री। आप इसको हम सहूलियत अपने हिसाब से तोड़ने के लिए, यहाँ कॉट 40 का वैल्यू दिया रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्म में तोड़ने के लिए हम इसको अपने से लिख सकते हैं भाई, इसे कॉट 50 माइनस 40, ठीक। फिर इसको इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ये हो जाएगा कॉट 50 इंटू कॉट 40 प्लस 1, नीचे आ जाएगा कॉट 40 माइनस कॉट 50, ठीक। अगर हम बात करें तो कॉट 50, ये एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। ये सेम ऐसे होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। तो ये कॉट 50 है, तो इसको हम अगर इस पे आए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 50 को कॉट 90 माइनस 40, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर कॉट 50 की जगह पर हम tan 40 लिख सकते हैं, tan 40 इंटू कॉट 40 प्लस 1। आपको समझ में आया होगा ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ये कॉट 40 यहाँ लिख सकते हैं, और फिर कॉट 50 की जगह पर लिख सकते हैं tan 40, और कॉट थीटा बड़ा होता है 1/tan थीटा, ये कॉट थीटा से tan थीटा कट जाएगा, गुना हो जाएगा ना, एक बच जाएगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा, तो ये एक बचा आ प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस 1/कॉट थीटा, कॉट सॉरी थीटा का 40 होगा, ठीक। ये 40 भाई, जहाँ मैं बोल दे रहा हूँ इसको लिख लेना, ठीक है, कॉट 40। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे कॉट स्क्वायर 40 माइनस 1 बटे कॉट 40। देखो मैं इतने स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। आप चाहे तो फर्स्ट जो ऊपर लिखा है उससे इससे यहाँ डायरेक्ट सीधे कैलकुलेशन पर पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते इस फॉर्मूला को तो आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक है।
2 cot थीटा हो जाएगा ऊपर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा नीचे cot स्क्वायर 40 -1। ये भाई मैं जहाँ थीटा लिख दे रहा हूँ, लिखने की आदत हो गई है, ये 40 है, ठीक है। तो अब यहाँ cot चलिए 40 की वैल्यू कितना दिया हो थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा बटे थीटा स्क्वायर -1, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक अपनी जमा राशि पर अर्धवार्षिक रूप से 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 64 रुपये जमा करता है, तो उसे प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है कि प्रत्येक साल 5% की दर से ऋण ली जाती है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो रही है वो अर्धवार्षिक रूप से हो रही है। तो 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। लेकिन जब अर्धवार्षिक हो रही थी तो हमको 6 महीने के एक टर्म लेना पड़ेगा, 6 मंथ बराबर एक टर्म लेना पड़ेगा, जैसे 1 साल के रूप में लेते हैं हम। अगर वार्षिक होता है तो 1 साल पर ब्याज कैलकुलेट होता है, लेकिन जब बोलता है अर्धवार्षिक तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि रेट इंटरेस्ट हाफ हो जाती है, ठीक है। और जो ईयर होता है वो 2 गुना हो जाता है, जैसे कि 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा अगर ब्याज, तो इसका रेट कितना हो जाएगा 1/20 अब बट्टे 2 तो 1/40, ठीक। और तो देखते हैं पहले 1 जनवरी का, ठीक है। फर्स्ट केस है जिसमें जिसमें 1 जनवरी को पैसा डिपॉजिट किया है। दूसरा केस है जिसमें 1 जुलाई को पैसा डिपॉजिट किया, जुलाई, ठीक। तो पहले ये 64 रुपये जमा किया 1 जनवरी को, ठीक। और फिर देखो इसमें बोला 6 महीने के लिए, तो 6 मंथ हो गया एक टर्म, और फिर अगला मंथ, अगला टर्म जो होता है जुलाई के बाद फिर 6 मंथ का एक टर्म हो जाएगा, तब ना दिसंबर में आके 1 साल पूरा होगा। लेकिन इसको अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होगा तो 2 बार ब्याज लेगा इस पर, तो 6400 का 1/40 लेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 ब्याज। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जब 1 जुलाई के बाद तो ये फिर 6400 पर कितना लेगा 1/40, तो भी 160 हो जाएगा। लेकिन जो 160 लगा है ब्याज पहले बार में, ठीक है, तो उस पर भी ब्याज लगा ही सेकेंड टर्म में। सीआई तो यही कहता है ना भाई, एक ब्याज पे ब्याज, 160 बटे 1/40, तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक। अगर जो पैसा 1 जुलाई को जमा किया था तो उसको सिर्फ 6 मंथ के लिए सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा, तो 6400 गुने 1/40 तो हो जाएगा 160, ठीक है। तो टोटल कितना ब्याज लगा 160 यहाँ पे, 160 यहाँ पे, 160 यहाँ पे, और ये 4, तो हो जाएगा 16 3 48 480 + 4, तो टोटल ब्याज होगा, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर 484, ठीक। समझ में आया ना भाई। देखिए एक बार 1 जनवरी को देता है पैसा, देख भाई मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है, आपको शायद ज़्यादा समझ आ पाऊँ। देखो एक बार 1 जनवरी को पैसा जमा करता है, फिर एक बार 1 जुलाई को जमा करता है। तो एक बार जो जनवरी को पैसा जमा किया है तो 6 मंथ के लिए बोला है कि 6 मंथ पे 1 साल हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले 6 महीने पे लगले ब्याज लगेगा 6400 पे, ठीक है, और फिर अगले 6 महीने में ब्याज लगेगा 6400 का, और इस पे जो ब्याज आया 160 रुपया, तो फिर इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा 4 रुपया लगेगा ना। लेकिन जो सेकेंड टर्म के लिए 1 जुलाई को जो पैसा जमा किया उस पर तो सिर्फ 6 मंथ के लेगा, एक टर्म के लेगा। जो 6 मंथ है हमने इसको माना कि 1 ईयर के बराबर माना है, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है। तो यही एक 6 मंथ जो है तो ये सिर्फ एक टर्म के लिए हुआ, तो सिर्फ इस पर एक टर्म के लिए ब्याज लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट होगा 484, और टोटल जो प्रिंसिपल कितना है, मूलधन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, तो मूलधन है 6400 गुणे 2, तो 12800, और इंटरेस्ट कितना है प्लस 484, कितना हो जाएगा 4 8 8 4 12 और 2 1 3, तो टोटल 132 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में श्रुति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 25% था। उसने शेष वेतन को 2:3 के अनुपात में किराने का सामान और कपड़े की खरीदारी पर खर्च किया। उसने कपड़े की खरीदारी पर 21,600 रुपये खर्च किए। यदि अप्रैल 2025 में उसका वेतन 20% बढ़ जाता है तो अप्रैल 2025 में उसका वेतन क्या था, ठीक है। देखो ये मार्च की, मैंने मान लिया कि मार्च का जो वेतन है उसका, ठीक,
वो है 100 रुपया। ठीक, तो बोल रही है कि उसे 25 रुपया जो है वो EMI पे दे देती है। EMI 25%। ठीक है, बचा बचा कितना? 75%। क्या 100 में से 25 दे दे चुकी है, तो इसको 2:3 में बांट देती है। 2:3, 2×3=5 की वैल्यू 75 है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 30, और इसका हो जाएगा 45। ये परसेंट में सब ठीक है, कि मैंने 100% माना कि टोटल इनकम 100% है, तो 25% इसको दे दी। तो ये 30% जो है किस पे दे रहा है? किराने पर, किराना सामान खरीदने के लिए। ठीक, और 45% कपड़ा खरीदने के लिए। ठीक, तो 45% जो खर्चा खर्च हो रहा है उसका टोटल वैल्यू कितना है? 21,600 रुपया है ना भाई। इसको काटेंगे तो 9 से 9×5 = 45, और 9×2 = 18, 9×4 = 36। ठीक है, 24 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5×4 = 20, और 5×8 = 40, 0 480। तो 1% की वैल्यू 480, तो 100% का कितना हो जाएगा? 480 बोल रही है कि अप्रैल RIL जो भी हो भाई, अप्रैल में ये 4800 रुपये से 20% बढ़ जाती है। मतलब 48,000 रुपये से 20% बढ़ जाती है। मतलब कि 100 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको 120 का निकलना है, तो 120/100 कर देंगे। इससे 0 खत्म हो जाएगा, 0 0 12×8 = 96, और 12×4 = 48, 48 और 9 57, 57 से मतलब 576, और इस पर डबल 0 हो जाएगा, 576 00, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतना ही क्वेश्चन था। तो कैसे लगा वीडियो आप बताइएगा। ठीक है, और इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, या कौन से क्वेश्चन लेना है। कुछ अगर क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनने, तो आप बता सकते हैं, तो मैं अगले दिन से उसी चैप्टर से क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तो आई होप कि हो गया, और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।